सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई आपने बेरा है कि लगातार 10 महीने तभी ऊपर हो गए जो खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन दो चल रहा है। और फिलहाल हम बैठे हैं तो यह जगह है जो सड़क है, सड़क के ऊपर हम बैठे हैं। इसी प्रकार तय कितने सारे किसान है जो सड़क के ऊपर लगातार बैठे हैं, 10 महीने तभी ज्यादा हो गए। तो 83 साल का ताऊ मारी गेला है, तो किसान आंदोलन लेकर ताऊ का क्या कहना है, तो इन्हें तो पूछेंगे। राम राम ताऊ। राम राम बेटा जी। ताऊ पूरा नाम बता दो अपना। मेरा नाम बलदेव सिंह सिरसा है और किसान मसले लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं। किसानी हमारी संस्था है जो लंबे समय से हम किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। तो बलदेव सिंह सिरसा, तो आप सिरसा से हो? बेटा जी पहले तो मैं सिरसा में ही था। अच्छा। ये जो हरियाणा वाला सिरसा है, हाँ। लेकिन पहचान मेरी सिरसा के नाम से ही है। लेकिन आजकल मैं अजनाला, अमृतसर अजनाला में रहता हूँ, पंजाब में। अच्छा, तो एक बात बताओ, आपकी उम्र 83 साल होगी, काफी उम्र का लंबा तजुर्बा हो गया। अब हम जिस जगह बैठे हैं, या सड़क है, सड़क के ऊपर किसान बैठे हैं लंबे टाइम तक, एक किसान आंदोलन लड़ रहे हैं, तो इस लेकर आपका क्या कहना है? देखिए बेटा जी, सड़क पर हम बैठने के लिए नहीं आए थे। ये सड़क पर तो हमारे को बिठाया गया है, क्योंकि जब हम 13 फरवरी 2024 को हम दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली जा रहे थे हम, जो केंद्र सरकार ने पहले हमारे साथ वादे किए। जब हम 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पर 2020 से लेकर 21 तक हम लड़ाई लड़ी। 26 नवंबर 2020 से लेकर 9 दिसंबर 2021 तक जो हमने लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई में हमने सरकार के साथ जो लड़ाई लड़ने के बाद जो सरकार ने हमारे साथ वादे किए, तो उन वादों वादा खिलाफी की सरकार ने। हम वो मांगे मनवाने के लिए हम दिल्ली जा रहे थे, लेकिन हमारे को यहाँ खनौरी बॉर्डर पे और इसी तरह दूसरे हमारे किसानों को शंभू बॉर्डर पे वहां पर रोक लिया। इसी तरह हमारे जो राजस्थान से आ रहे थे उनको रतनपुरा बॉर्डर पे रोक लिया। इसलिए हम सड़कों पर बैठे हैं, हमारे को आगे दिल्ली नहीं जाने दिया। क्योंकि हम जब दिल्ली जा रहे थे तो आपने देखा होगा कि हरियाणा सरकार ने हमारे आगे दीवारें निकाल दी, बहुत मजबूत दीवारें निकाल दी, और वहां पर कई लेरें जो सीमेंट के वज्र के वो उन्होंने दीवार चिन दी और सड़क में सरिया गाड़ दिया तिक्का करके, और बहुत सी सख्त फोर्सों का पहरा लगा दिया। तो हमारे को रोका गया। हमारे पर 13 फरवरी को और 14 फरवरी 21 फरवरी को अथरू गैस छोड़ी गई, जिससे मेरी ये आंखें जो अब इनसे पूरा दिख नहीं रहा, आप देख रहे हो कि इन पर सोई पई हुई है। इसी तरह हमारे शुभकरण किया इसी बॉर्डर पे जो है वो हरियाणा पुलिस की गोलियों से उनको कत्ल किया गया, वो शहीद किया गया। और इसी तरह इसी बॉर्डर से हमारे प्रीतपाल जो कि नाव गांव के रहने वाले हैं और उनकी 25 साल की उम्र थी, और उसको भी यहाँ से हरियाणा पुलिस पकड़ के ले गई, जिसको बोरे में डालकर ले गई और पैरों से लेकर सिर तक उसकी जो हड्डियां तोड़ दी गई। तो इस तरह हमारे साथ यहाँ पर हुआ, तो उसी वक्त से हम यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, तो 13 महीने तो पहले किसान बैठे रहे थे, जो पहला किसान आंदोलन था। अब जो दूसरा किसान आंदोलन यो चल रहा है, 10 महीने तभी ज्यादा हो गए बैठे, तो इस प्रकार तो मतलब कब तक बैठे रहेंगे किसान सरकार पर? देखिए बेटा जी, ये तो सरकार ने देखना है कि हमारे को कब तक बैठाना है। हम बैठने के लिए तो आए नहीं थे, हमारे को सरकार ने बैठाया। जब सरकार हमारी मांगे मान लेगी, तो मानी हुई मांगे हैं वो लागू कर देगी, तो नोटिफिकेशन कर देगी, तो हम घर को वापस चले जाएंगे। अब तो हमने ये सिरा लगा दिया, जो हमारे नेता हैं सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल, वो 26 नवंबर से अनशन पर बैठे हैं, जिनको आज 35वां दिन हो गया, जिनकी सेहत दिन प्रतिदिन जो बिगड़ती जा रही है, वो भी अपनी जिंदगी दांव पर लगा के बैठे हैं। तो देखो, एक बुजुर्ग इंसान 35 दिन तक लगातार बैठा है। अगर मतलब 2 दिन भूखा नहीं रहा, जा भूखा रहने लग जाता है, और दिन पे दिन हालत तो खराब होनी थी। 35 दिन हो गए तो न्यू कत्ते ही काम चल लगा, क्योंकि सरकार कोई सुनवाई भी नहीं कर रही है। देखिए बेटा जी, किसी का दिल नहीं करता कि मैं भूख से मरूं। कोई भी इंसान है वो जिंदा रहना चाहता है, बिल्कुल रहना चाहो, और वो जरा सा भी कोई बीमार हो तो वो डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन ये जो फैसला किया गया, ये क्यों किया गया?
ये समझने वाली बात है। हमारे देश में कितनी किसान यूनियन है, सैकड़े, और जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके सबके राजनीतिक विंग है। ये एक बात समझने वाली है। लेकिन इतनी यूनियन होने के बावजूद किसानों के लिए इन यूनियन ने क्या किया, जबकि दूसरी तरफ जो मुलाजिम यूनियन है उनके संबंध में 7 पे कमीशन बने और वो 7 के साथे जो पे कमीशन की रिपोर्ट थी वो लागू हुई। मुलाजिमों की तनख्वाह टाइम टू टाइम बढ़ती रही। हमारा एक कमीशन बना डॉक्टर स्वामीनाथन, और डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी, हम आज तक उसको 2004 से लेके आज तक 20 साल हो गए, हम लागू नहीं करवा पाए। तो क्या फायदा फिर इन यूनियनों का? सही बात है। इसीलिए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल ने तो हम सब ने बैठ के फैसला किया कि हम मानी हुई मांगे मनवाने के लिए दिल्ली जा रहे थे, हमारे को रोका गया। अब हमने क्या करना है? 11 महीने हो गए। पहले तो ये था कि बैठे थे, फिर पार्लियामेंट की इलेक्शन हो रही है दिल्ली में, पूरे देश में पार्लियामेंट्री की इलेक्शन हो रही है, और पार्लियामेंट के इलेक्शनों के बाद जेकर जो ये बीजेपी सरकार है ये चली जाएगी तो दूसरी सरकार को आएगी तो वो हमारी मांगे मान लेगी। लेकिन वो नहीं हुआ। आपको पता है कि बीजेपी ने कितने षड्यंत्र रचे और वो बैकफुट पे भी चली गई। जो कहते थे अब की बार 300 से पार, 400 से पार, वो 400 पार तो क्या करनी थी, जो पहले 300 थी वो भी पूरी नहीं कर पाए। लेकिन बैसाखियों के सहारे वो अपनी सरकार चला रहे और उन्होंने दोबारा सरकार बना ली 24 में। और उसके बाद फिर हरियाणा में इलेक्शन थे विधानसभा के, तो हमने सोचा कि विधानसभा के इलेक्शन होंगे तो कोई और सरकार आएगी हरियाणा में, तो वो हमारे जो रास्ते ये खोल देगी तो हम दिल्ली चले जाएंगे। वो भी नहीं हुआ। वो भी आपके सामने, ये बीजेपी सरकार ने क्या किया, पार्टी ने कैसे इलेक्शन लड़ी, कैसे लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे से हर तरह के षड्यंत्र रच के तो हरियाणा में सरकार बना ली। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है भाई। अब आने वाले समय में हम 5 साल यहाँ पर कैसे बैठे रहेंगे? पाछे हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमने लोगों से वादा किया है कि हम मांगी हुई मांगे लागू करवा के आएंगे। वो मांगे मनवाने का समय जाता रहा। अब हम रास्ते पर सड़कों पे बैठे हैं, ये लोग भी परेशान करते हैं कि भाई तुम सड़कें रोक रखी है। हमने ये फिर सोचा पाछे हम जा नहीं सकते, आगे हम जाते हैं तो हमारे नौजवानों को हरियाणा सरकार जो है गोलियों से मार डालेगी। तो हम लोगों के जो बच्चे हैं उनको मरवाने की बजाय क्यों ना खुद कुर्बानी दे। इसलिए हमने फैसला किया कि हम एक एक करके यहाँ पर मरण व्रत पर बैठेंगे और हम अपनी कुर्बानी देंगे। हमारे बच्चों को हम गोलियों से नहीं मरवाएंगे। इसलिए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल 26 नवंबर से यहाँ पर मरण व्रत पे बैठा है और आज तक किसी को बात नहीं। और दूसरी बात रहेगी मानयोग हमारी सुप्रीम कोर्ट की, और किसी ने हाई कोर्ट में पहले कई महीने पहले हाई कोर्ट में पिटीशन डाली कि ये जो रास्ते बंद है इन रास्तों को खोला जाए। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया हरियाणा सरकार को कि ये रास्ते खोल दो। लेकिन क्या हुआ कि जो हरियाणा सरकार थी वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया और उन्होंने कहा कि ये लोग जब दिल्ली जाएंगे तो इनके पास ट्रालियों ट्रैक्टरों में हथियार हैं, ये है वो है, ये दिल्ली में जाके तो खुड़दड़ी मचाएंगे, तो इनको दिल्ली ना जाने दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे कर दिया, हमारे रास्ते नहीं खुलवाए। और फिर वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ एक फैसला दिया कि इन लोगों को जब हम मरण व्रत पे बैठे तभी जगजीत सिंह डल्लेवाल की जिंदगी जो है ये बहुत जरूरी है, तो इसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। हमने ये कहा कि मेडिकल की हमें जरूरत नहीं है, जो केंद्र सरकार ने मानी हुई मांगे वो लागू कर दो, हमें मरण व्रत रखने की क्या जरूरत है, हम घरों को चले जाएंगे।
लेकिन मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने वो काम तो नहीं किया। मानयोग सुप्रीम कोर्ट बार बार पंजाब सरकार को कह रही है कि तुम इसको इसका इलाज कराओ, इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, जो भी करना तुम करो। अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो जिस प्रकार तो मतलब सरकार कह रही है, तो मतलब दोनों तरफ तो पूरा प्रशासन बढ़ा दिया है, तो मतलब चाह रहे हैं कि किसी भी टाइम डल्लेवाल साहब को उठा ले यहाँ से। देखिए, अब डल्लेवाल को उठाएंगे ना, तो यहाँ पर जो हमारे वॉलंटियर हैं, बिल्कुल शांतमय संघर्ष हमारा, और उस वक्त जो पुलिस पकड़ने के लिए आएगी तो हमारी टांगे तोड़ेगी, किसी को मारेगी, पता नहीं कितना खून खराबा होगा। जेकर एक आदमी को उठाने के लिए हमारे 10-20 आदमी और मारेंगे, कितनों को पट्टन करेंगे, ये तो सरकार ने देखना है। तो इससे हमारा आंदोलन फेल नहीं होगा। आने वाले समय में हमारा आंदोलन आगे और चलता रहेगा। जेकर आज हम इस आंदोलन को छोड़ देते हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल अपना मेडिकल इलाज करवाना शुरू कर देता है, तो सरकार तो बात ही नहीं कर रही। जेकर सरकार, केंद्र सरकार बात नहीं करेगी तो मसला हल कैसे होगा? इसलिए हम मजबूरन बैठे हैं, हम कोई शौक से नहीं बैठे। तो भाई देखो, एक चीज तो है कि आदमी चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन जीण की इच्छा हुआ ने सोचा है कि भाई बेटे का ब्याह हो जाए, फिर पोते का ब्याह हो जाए, आगे पड़ पोते हो जाए, लेकिन जीण की इच्छा खत्म नहीं होती, चाहे कितना भी बुजुर्ग हो जाए। सोचा थोड़ा और यह चीज देख कर फिर मरूंगा, लेकिन धक्के से किसी को जानता ना खुद मरना है तो भाई बड़ी मुश्किल है, क्योंकि तो जीण की इच्छा खत्म नहीं होती, चाहे कितना भी बुजुर्ग हो जाए। बेटा जी, जीन की इच्छा तो जो जानवर है उसकी भी नहीं होती, वो भी भाग के अपनी जान बचाता है। और जब तो हम तो इंसान है, तो इंसान होते हुए हम अपने जीने की इच्छा कैसे छोड़ दें? जो भी कितना भी बुजुर्ग हो जाए, वो अपने बच्चों का वो नहीं त्यागता, वो अपने बच्चों के आने वाले समय में रोजी रोटी की बात करता है। और हमारा तो इतिहास है, हमारे जो नामे गुरु थे ना, गुरु तेग बहादुर, उनका इतिहास है, जिनके पोतों का बाल वीर बाल दिवस हमारे देश के प्रधानमंत्री मनाते हैं। उनका इतिहास क्या है? हमारे जो नौवें गुरु थे, उस वक्त औरंगजेब का दिल्ली में राज था और वो जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान धर्म में विलीन कर रहा था, मिला रहा था। तो वो उस वक्त कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर पातशाह के पास गए कि गुरुजी, हमारा धर्म जा रहा है, तो आप हमारी सहायता करो। तो उस वक्त जब बातचीत चल रही थी, तो जो हमारे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उनका नाम गोविंद राय था और उनकी उम्र थी उस वक्त 9 वर्ष की। और उन्होंने आकर गुरु तेग बहादुर को, अपने पिता को पूछा कि ये कौन लोग हैं? गुरु तेग बहादुर जी ने बताया कि ये कश्मीरी ये हिंदू लोग हैं, हिंदू धर्म से संबंधित हैं, और ये कृपा राम की अगुवाई में यहाँ पर आए हैं और इन्होंने अपनी फरियाद करी है, इनका दर्द है। उन्होंने बोले क्या है? कहने लगे कि इनका जो धर्म है, तो जो मुगलिया हुकूमत है, दिल्ली तख्त पे जो बैठा औरंगजेब है, वो जबरदस्ती इनको मुसलमान बना रहा है। तो गोविंद राय पूछते हैं कि इसका हल क्या है? उन्होंने कहा कि इसका हल है कि कोई महापुरुष शहादत दे, तब इनका जो धर्म है वो बच सकता है। तो फिर गोविंद राय अपने पिता को बोलते हैं कि आपसे बड़ा और कौन महापुरुष हो सकता है? तो गुरु तेग बहादुर बहुत खुश हुए कि ठीक है बेटा, तेरे से मुझे ये आस थी, तो जो आप इस बात को इसको बाद में संभाल लेंगे तो मैं तैयार हूं। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को कहा कि जाओ, आप दिल्ली बादशाह को बोल दो कि हमारा जो गुरु है, जो हमारा आगू है, उसको तुम मुसलमान बना लोगे तो हम अपने आप ही मुसलमान बन जाएंगे। तो उन्होंने जाके बादशाह को दिल्ली में बुलाया, बताया औरंगजेब को। तो औरंगजेब ने सोचा कि एक आदमी को मुसलमान बनाना कौन सा बड़ा काम है, तो उसने कहा ठीक है। तो उसने गुरु तेग बहादुर को बुलावा भेज दिया कि जाओ उनको बुला के लाओ। और गुरु तेग बहादुर पातशाह का नाम तेग बहादुर इसलिए था कि वो जो हमारे छठे गुरु थे, उनके साथ वो जंग लड़िया करते थे। उसका नाम तेग बहादुर इसलिए रखा था कि वो तेग समझते हो, तलवार, वो तलवार के धनी थे।
तो इसका नाम, इसीलिए उनका नाम तेग बहादुर रखा गया था। हम तलवार को तेग भी बोलते हैं। तलवार, कृपान और तेग, ये कृपान के नाम है, तो उसका नाम तेग बहादुर था। जेकर हमारे वो 9वें गुरु ये चाहते, वो बहुत तेग के धनी थे, तो वो उस वक्त अपने सिखों को बुला सकते थे कि आओ, इन पर जुल्म हो रहा था, हम जंग लड़के जूझ के इनका धर्म बचाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो बादशाह के बुलावे पर दिल्ली चले गए। उनको पता था कि हमारे साथ क्या होना है। वो कातल के पास आप चल कर गए। हमारे जो गुरुओं का इतिहास है, उन्होंने, सभी गुरुओं ने हमारे को जीवन की जांच बताई है कि किसी वक्त भी ऐसा कोई समय आ जाए तो तुमने इस रास्ते चलना है, तो लोगों का भला करना है। तो फिर गुरु तेग बहादुर भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी को साथ लेकर दिल्ली चले गए। और उसके बाद जब वहां गए तो उनके सामने भाई सतीदास को एक एक करके, उनको किसी को देग में उबाला गया, किसी को आरे से चीरा गया, किसी को कैसे कैसे उनको रुई में लपेट कर आग लगाई गई, इसी तरह तसीहे देकर कत्ल किया गया। और उसके बाद गुरु तेग बहादुर जो थे उनको भी शहीद कर दिया गया। और उसके बाद जो 10वें गुरु थे, तो हमारा मानना यह है कि गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद क्या उसने जुल्म छोड़ दिए कि वहां पर जुल्म, मतलब कि जो औरंगजेब था वो जीत गया? नहीं। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का जब समय आया तो उसने ये खालसा पंथ की, ये हमारी जो है, उसने सृजना करी। जो ये हमारे को कृपान पहनाई जाती है, केस रखे जाते हैं, जो ये सारा कुछ हमारे को उन्होंने खालसा पंथ सृजना करके सिख पंथ की सृजना करी, खालसा पंथ सृजा। तो उसके बाद उन्होंने जुल्म के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी। इसी तरह हम गुरुओं के नक्शे पर चलते हुए शांतमय रह के, हमारे जो आज तक किसान जथेबंदियां किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाई, हम अपने गुरु के नक्शे कदमों पर चलते हुए, गुरु के शिष्य होते हुए, हम जुल्म के खिलाफ शांतमय रहकर शहादत देके, जो आने वाले समय में हमारे किसान हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो पीढ़ी है, वो याद रखेंगी कि उनकी जमीनों की लड़ाई फलाने ने लड़ी थी। जैसे हिंदू धर्म को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर ने अपनी शहादत दी, इसी तरह गुरु तेग बहादुर का शिष्य होते हुए आज जगजीत सिंह डल्लेवाल और हम लोग इस रास्ते चले हुए हैं। और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सरकार अपने देश के जो नागरिक हैं उन पर अत्याचार करना, जुल्म करना बंद करे और बैठकर टेबल टॉक करके बात करके जो असली सही हल है वो निकाला जाए। बादशाह राजा वो है, गवर्नमेंट हम किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट इसलिए होती है कि मिनट मिनट पे अपनी जनता की गौर करे। लेकिन जो राजा अपनी प्रजा को इस तरह मतलब के तशद्दुद जुल्म करता है, गोलियों से मारता है, वो राजा कहलाने का हकदार नहीं है। हम पूरे देश के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं बेटा जी। बिल्कुल। तो भाई आपका क्या कहना है इस लड़ाई ने लेकर? तो आप भी जरूर अपनी राय रखियो और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।